चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा बदलाव कर चौंकाया। राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष बने सीपी जोशी। सीपी जोशी बोले, टीम वर्क से करेंगे काम। पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेते हुए, सब लोगों का सहयोग लेते हुए हम पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सतीश पूनिया का ट्वीट, मिलकर 2023 में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। पीसीसी चीफ का तंज, मोहरे बदलने से सत्ता नहीं मिलेगी। मोहरे चेंज करने से सत्ता में नहीं आया जा सकता। 4.25 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरीके से फेल रही है। सीपी जोशी को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाकर केंद्रीय नेतृत्व ने दिए कई मैसेज। बीजेपी ने ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की। पूर्व दिनों जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया था और 10 लाख से ऊपर ब्राह्मण वहां पर कूच किए। आज उसी का नतीजा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की कमान एक ऐसे विप्र के हाथ में दी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। सीपी जोशी के सामने चुनौतियों का अंबार। बदला चेहरा, बंधेगा जीत का सहरा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान में प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले राजस्थान बीजेपी में बड़ा बदलाव करके चौंका दिया, एक सरप्राइज दिया है। सतीश पूनिया की जगह चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सीपी जोशी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलेंगे और 2023 में बीजेपी को बहुमत दिलाने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। बताया जा रहा है कि सतीश पूनिया को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अब नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति भी जल्द होने के आसार हैं। पीसीसी चीफ डोटासरा की अगर बात करें तो उन्होंने सीपी जोशी को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाने पर तंज कसा है। डोटासरा ने कहा कि मोहरे बदलने से सत्ता नहीं मिलेगी। एक बात लेकिन साफ है, बीजेपी ने इस नियुक्ति से बड़ा संदेश दिया है, लेकिन सीपी जोशी के लिए यह पद कांटों भरा ताज है, क्योंकि चुनाव निकट हैं, चुनौतियां बहुत सारी हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले देखते हैं प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल, 3 महत्वपूर्ण सवाल। आज के डिबेट के 3 महत्वपूर्ण सवालों में सबसे पहला सवाल यह कि चुनाव निकट है, नजदीक है चुनाव, 8 महीने का वक्त, तो जीत दिलाना भी क्या विकट है? जाहिर तौर पर एक प्रश्न चिन्ह है। बहुत बड़ी मुश्किल रहा है, बीजेपी को जीत दिलानी होगी और ये बीजेपी को जीत दिलाने के लिए कितनी मुश्किल पेश आएगी ये सभी जानते हैं। दूसरा बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है जो कि चुनौती के रूप में सामने है खड़ा हुआ, और वो ये कि सभी गुट क्या एकजुट हो पाएंगे? क्या सभी गुटों को सीपी जोशी एकजुट कर पाएंगे, एक ही छतरी के नीचे ला पाएंगे? तीसरे सवाल की भी बात कर लेते हैं। तीसरा सवाल यह होगा कि बदलाव से क्या समीकरण सधेंगे? समीकरण कई तरह के होते हैं, इन सभी समीकरणों को क्या साधने में कामयाब हो पाएंगे? क्या जो मुद्दे हैं उनको जब जमीन पर उतारकर जनता के बीच लाने में कामयाब होंगे? तमाम सवालों पर बात करेंगे। मेहमानों का स्वागत करते हैं, एक एक करके हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरसी चौधरी साहब कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत आरसी चौधरी साहब। रंजीता कोहली जी बीजेपी सांसद हैं भरतपुर से, रंजीता जी आपका भी स्वागत। और निरंजन पोद्दार साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। रंजीता कोहली जी, पहला सवाल आपसे यह कि कहा जाता है कि जिसने मेवाड़ जीत लिया उसने राजस्थान पर कब्जा कर लिया, राजस्थान के लोगों का दिल जीत लिया और वो चुनाव आसानी से अपनी नैया पार लगा सकता है। अब मेवाड़ चित्तौड़गढ़ की धरती से सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ये सभी जानते हैं। आप भी यही कहेंगे कि बीजेपी परिवारवाद की पार्टी नहीं है, जमीन के कार्यकर्ता को वो एक बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी देती है जो कार्यकर्ता के तौर पर काम करता है। लेकिन सवाल ये कि क्या राह आसान होगी? ये फूलों का ताज है या राह कांटों भरी होगी? सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगी और आदरणीय बड़े भाई सीपी जोशी को शुभकामनाएं दूंगी कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में टीम वर्क काम करता है और सभी टीम वर्क करके
काम करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी और हम अपनी सरकार बना पाएंगे। राह कितनी आसान है मैम? सवाल यही है कि 8 महीने का वक्त बचा है। अभी पिछले दिनों अरुण सिंह जी की तरफ से बयान सामने आया था कि सतीश पूनिया जी ही के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। फिर 8 महीने पहले बदलाव क्यों किया गया? अगर दिसंबर में सतीश पूनिया के कार्यकाल को 3 महीने बढ़ाया गया तो यह आगे भी बढ़ाया जा सकता था। आखिर अचानक यह फैसला क्यों लिया गया? आपका अंदरूनी मामला है पार्टी का, वो ठीक है, लेकिन जानना समझना चाहेंगे कि जब पहले कहा जाता है कि यही चुनाव का नेतृत्व करेंगे और अब यह फैसला लिया गया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें कार्यकर्ता को ही देखा जाता है और कार्यकर्ता को ही पद मिलते हैं। तो ये सवाल नहीं होता है कि हमें 8 महीने पहले कोई पद किसी को है या क्या है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि कार्यकर्ता जितना संगठन जितना काम करता है जमीनी लेवल पे, उसी प्रकार से जो शीर्ष नेतृत्व देखता है उसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए कार्यकर्ता को चुना जाता है। नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन आपने इसका जवाब मेरे को नहीं दिया रंजीता जी कि जी ये एक दुविधा की, असमंजस की स्थिति एक कार्यकर्ता में भी रही होगी ना, जो मानकर चल रहा था कि सतीश पूनिया जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा विधानसभा का। वो आज क्या कुछ सोच रहा होगा? उसके मन में कई सवाल होंगे। वो लाइन लगाना शुरू कर चुका होगा पूनिया जी के यहां पर कि मेरे टिकट दीजिए, मेरे समर्थक का टिकट दीजिए, और अब अचानक से ये फैसला आया। वही फिर बार बार कह रहा हूं, आपका अंदरूनी मामला है पार्टी का, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो दुविधा और असमंजस की स्थिति इस बीच हुई और जो सरप्राइज दिया, ये चौंकाया, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो वैसा कार्यकर्ता सभी खुश है और हमारी राह बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि पार्टी जो हमें, सारे कार्यकर्ता उनको स्वागत करते हैं और कभी भी पार्टी जिसको नेतृत्व देती है वो कभी भी ऐसे नहीं सोचता कि हमें कोई कांटे का ताज मिला है क्या, कि हमें बिल्कुल निस्वार्थ होकर के हम पार्टी का काम करते हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम किया जाता है। पार्टी उसी को चुनती है और आज आप देखिए कि सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हैं, राजस्थान के सभी कार्यकर्ता। थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम आ गई मैम के। मैं जरा आरसी चौधरी साहब का रुख करता हूं। आरसी चौधरी साहब, पीसीसी चीफ का यह कहना कि मोहरे बदलने से सत्ता नहीं मिलती है, ये समझ में नहीं आया इस तरह का बयान। रविंद्र जी, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने जो बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से 2018 की जो बात आपके चैनल पे ही जो दोहराई गई और कहा गया कि 2023 के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इससे पहले 2018 के अंदर अमित शाह जी ने भी कहा था अंगद का पांव है, 180 सीट आएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी जिसको विपक्ष के तौर पे चुना, और कांग्रेस पार्टी सदैव लोकतंत्र में विश्वास करती है, विपक्ष की आवाज में भी विश्वास करती है, लेकिन राजस्थान की जनता ने जब समय आया 9 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। और आपने सही कहा, मेवाड़ की जो राजनीति को साधने का जो एक प्रयास है, उस मेवाड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 और नंबर 4 की पार्टी याद है आपको? 14-19 चेहरा बदलने से 14 और 19 भी याद होगा आपको? मेरे को 14 भी याद है, मेरे को 19 भी याद है, लेकिन राजस्थान के अंदर पिछले 4 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 12 नेता मुख्यमंत्री का दिव्य स्वप्न तो देखते हैं, लेकिन जनता की आवाज को मुखर करने में वो कहीं नजर नहीं आते। चाहे यहाँ पे ओलावृष्टि हो, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे कोविड का दौर रहा हो, चाहे कहीं पे भी हो, राजस्थान की जनता ने 25 सांसद चुना के भेजा। राज्य की जनता को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास 25 सांसदों की कोई सौगात नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस राजनीतिक दल के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं बची है। ये 2 लोगों की सरकार और 2 लोगों के लिए चलती है। वो 2 लोग तय करते हैं कि कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। यहां पे व्यक्ति की महिमा करके पार्टी का अध्यक्ष बना जा सकता है, विचार से अध्यक्ष नहीं बना जा सकता। अगर एक व्यक्ति को भगवान का दर्जा दे तो वो अध्यक्ष बन सकता है। अगर भगवान श्री राम अगर देश के प्रधानमंत्री को कहें तो वो अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन इस जमीन पे जनता की आवाज को मुखर करने वाला ना तो अध्यक्ष रह सकता और ना बन सकता। इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर गरीब, मजदूर, अनुसूचित जाति, जनजाति, वंचित, अन्य पिछड़ों की कोई आवाज नहीं है। यहाँ पे पूंजीपति तय करते हैं कि कौन उनकी बेहतरीन कठपुतली बनके और काम कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयास किया। सवाल का जवाब संदीप शर्मा जी से लूंगा। कोटा से बीजेपी के विधायक संदीप शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर आपका। ये चौधरी साहब का तो जवाब जरूर दीजिएगा। वंचित, शोषितों की, अति पिछड़ों की ये पार्टी नहीं है, अनुसूचित जाति की पार्टी नहीं है। मेरा भी एक सवाल इसमें यह है कि झुंझुनू के आपके शहर अध्यक्ष ने आज एक बयान दिया, उसको भी चलाया भी डिबेट से पहले हमने, कि
जो पिछले दिनों विप्र समाज की जो ब्राह्मण महापंचायत हुई, उसी का यह असर है कि एक ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है? क्या बीजेपी एक वर्ग विशेष को, उच्च जाति के ही इस गणित को साधने की कोशिश कर रही है? और जो आरोप यहां पर लगा रहे हैं चौधरी साहब, ये सही है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनकी एक कोर कमेटी है जिसमें वो विश्वास करते हैं, और उस कोर कमेटी के निर्णय के बाद जो पूरे, जिसमें कई सदस्य हैं, उनके निर्णय के उपरांत कोई विचार होता है और उस विचार को फिर फलित किया जाता है। मैं समझता हूँ ये जो कोई ऐसी धारणा बनाता है तो वो सर्वथा गलत है, और इसमें किसी भी प्रकार का हमें भ्रम नहीं पालना चाहिए, क्योंकि पार्टी में लगातार जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके प्रमोशंस होते रहते हैं, उनको नए कार्य सौंपे जाते हैं। हमारे बूथ से लेकर मंडल तक हर कार्यकर्ता जो है वो लगातार उनका समय पीरियड होता है और उस काल के अंतर के बाद उनको परिवर्तित किया जाता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया। तो ब्राह्मण समाज में बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनमें खुशी की लहर है क्या? वो निश्चित रूप, देखिए, ये एक अलग विषय है, लेकिन सत्यता यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संभाग के प्रभारी और सांसद होने के नाते उनकी अपनी एक योग्यता है, उनके अंदर एक कुशलता है। जैसे आदरणीय सतीश जी भाई साहब में थी, आदरणीय पूनिया साहब कुशल प्रबंधक थे, उसी प्रकार अब जो अवसर मिला है वो सीपी जोशी जी को मिला है। और मैं समझता हूं कि ये पार्टी के जो सामान्य प्रक्रिया के स्वरूप, इसको हमें कहीं अन्यथा नहीं। निरंजन पोद्दार साहब को जोड़ता हूं और उनसे जानने की कोशिश करूं, क्या ये सामान्य प्रक्रिया है? 8 महीने से पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगा रविंद्र जी मैं कुछ बात करना। हाँ, चलिए बोल दीजिए चौधरी साहब, फिर मैं जाता हूं निरंजन जी के पास। रविंद्र जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो संदीप जी ने बोला, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बहुत अच्छा होता है, राजस्थान की उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन राजस्थान की जनता को गुमराह करने का प्रयास ना करें। ये चुनाव तक पूनिया ही रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठों के टिकट नहीं काटेगी भाजपा। अरुण सिंह जी का बयान है, 15 सितंबर को जब 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तब उन्होंने ये बयान दिया और ये कहा गया। इसलिए हम ये कहते हैं कि यहां पे फैसले सामूहिक नहीं होते, टीम वर्क पे नहीं होते, 2 लोग तय करते हैं, और उन 2 लोगों का जो महिमा मंडन सबसे ज्यादा कर सके, जो उनका सबसे ज्यादा गुणगान कर सके, इसलिए होते हैं। इसका भी मैं आपके पीछे आधार रखना चाहता हूं, झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूं। हमने देखा है त्रेता युग में, ये सीपी जोशी जी देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं ये भगवान श्री राम है। ये त्रेता युग के अंदर ये राम थे, ये संदर्भ में ये तो समझ में आता है। अरुण सिंह जी कह रहा हूं, ये नहीं, अरुण सिंह जी ने जो बात कही वो तो समझ में आती है, उसका मैं जवाब लूंगा यहाँ पर जरूर, जो आपने यहाँ पर सवाल उठाया है। संदीप शर्मा जी। रविंद्र जी, इसका ये संदर्भ है कि कोई भी व्यक्ति धरती पे इंसान को भगवान बनाए। और मैं इतना कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का मामला, लेकिन संदीप शर्मा जी इस पर जवाब दीजिए। मेरे को जो सवाल उठाया कि अगर आपके पार्टी के प्रदेश प्रभारी ये कहते हैं बदलाव नहीं होगा नेतृत्व का, तो फिर अगर इस तरह की बात आ जाती है तो एक कार्यकर्ता में, मैंने कोहली जी से भी पूछा सवाल, ये दुविधा की स्थिति नहीं होगी? देखिए, ये जो हमारे यहाँ पद का जो विषय है वो कद और काठी से नहीं है। हाँ। पहले अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नड्डा जी बन गए, ऐसे हमारे यहाँ परिवर्तन रहता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता से लेकर और जो हमारे नेता हैं, पदाधिकारी हैं, ये जो आप बता रहे हैं, ये भूमिका मैंने शुरू में ही बोल दी थी। वैसे शर्मा जी, आपका काम मैंने पहले ही आसान कर दिया था। मैं चाह रहा था कि आप फिर से बार बार वहीं पर ही अपनी सुई ना घुमाएं। मैं जल्दी से पोद्दार साहब का रुख करता हूं। पोद्दार साहब, ये 8 महीने पहले नियुक्ति करनी, ऐसा सतीश पूनिया जी से क्या खता हो गई कि पहले उनको ये आश्वस्त किया गया, कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया गया कि यही रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष? ये बदलाव किस वजह से किया गया है? अगर सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इसके क्या मायने हैं और चुनौतियां क्या हैं उनके सामने? जी धन्यवाद। देखिए, ऐसा रविंद्र जी,
इसके लिए पहले आपको भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक संस्कृति जो अभी पिछले 8-10 वर्षों के अंदर इन्होंने उत्पन्न की है, पहले आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक संस्कृति आज की तारीख में सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए, ये 24 घंटे और 365 दिन राजनीति करने वाले लोग हैं, चुनावी मोड में। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल एक्टिव है और 24 घंटे राजनीतिक दृष्टिकोण बना के रखता है। और उसके बाद में आप इस चीज के ऊपर आइए कि इनका प्रदेश प्रभार और उसके बाद में प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व और उसके बाद में पन्ना प्रमुख तक की इनकी व्यवस्था आप राजनीतिक संस्कृति के रूप में दें। और वीरेंद्र जी, इसके अंदर एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी, अगर हम बात चुनौती की करें तो एक चीज और देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज दो मैं कहता हूं कि एडवांटेज ऐसे हैं जो आज की तारीख में भारत की राजनीति में किसी दूसरी पार्टी के पास वो एडवांटेज नहीं है। और वो दो एडवांटेज ये हैं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जिसको कहते हैं कि धरातल के नीचे जो आरएसएस का जो कार्यकर्ता, आरएसएस का जो वर्कर काम करता है, जो अपने घर से रोटी खा के जाता है, कहीं उसको अखबार में नाम नहीं चाहिए, कहीं उसको कोई बैनर पोस्टर पे नाम नहीं चाहिए, लेकिन वो काम करता है समाज के लिए और काम करता है राष्ट्र के लिए और काम करता है पार्टी के लिए। तो एक तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, ये सबसे भारतीय जनता पार्टी को अलग बनाती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आज की तारीख में आप पूरे हिंदुस्तान की देखेंगे वीरेंद्र जी, तो राजनीति के अंदर आप देखेंगे कि केवल मात्र एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसका अपना कैडर वोट बैंक है। अगर वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का डेडिकेटेड वोट बैंक है, जो अगर बूथ पे जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, अगर पार्टी से नाराज है तो वो वोट देने नहीं जाएगा। और बाकी की जितनी पार्टियां हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, क्षेत्रीय पार्टियों की भी बात कर रहा हूं, वो एंटी बीजेपी वोट है और एंटी बीजेपी वोट जो बीजेपी को हराता हुआ दिखता है वो उसके साथ जाते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की दो सबसे बड़ी एडवांटेज है। और यहां पे एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से जोशी जी को इन्होंने नेतृत्व दिया है, ये जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण महासभा हुई या समागम हुआ, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि देखिए पैनल में नाम आता है और राष्ट्रीय जो इनका जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इसके ऊपर जब विचार करती है तो इसका एक प्रोसेस है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे हिसाब से जो जोशी जी को जो ये इनाम मिला है, ये संघ पृष्ठभूमि में आने से, ये संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, इनको इस चीज का इनाम मिला। ऊर्जावान व्यक्ति है और सबसे बड़ी बात मृदुभाषी व्यक्ति है। हर व्यक्ति के साथ इनका जो, मैं भी कई बार इनसे व्यक्तिगत रूप से मिला हूं, तो मैंने देखा है कि चाहे ये किसी भी जाने अनजाने व्यक्ति से मिलते हैं, इनका एक जुड़ाव बंदे से कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये साथ में रख करके। लेकिन रंजीता कोहली जी, आज ये अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहली बात जो कही, सबसे पहले जो सीपी जोशी जी ने कहा, वो ये कहा कि मैं किसी गुट का नहीं हूं, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। ये बात अपने आप में जताती है, दर्शाती है कि राजस्थान बीजेपी की चिंता क्या है, उनके सामने चुनौती क्या है, ये अपने आप में दर्शा रही है। कैसे वो साथ पाएंगे सभी अलग अलग क्षत्रपों को, कैसे वो साथ लेकर चल पाएंगे, कितनी बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल जिस तरीके से माननीय आदरणीय सीपी जोशी ने बताया कि हाँ कोई गुट नहीं है, हमारी भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई गुट था ही नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती। आदरणीय मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस में पार्टी दो गुट जिस तरीके से कांग्रेस को चलाते हैं, और आज राजस्थान में आप भली बात ही जानते हो, ये महोदय भी वही तय करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी ही रहेगी, इसमें कोई दो मोहरे नहीं होते। कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती है, हमारे में कभी रिमोट कंट्रोल से सरकारें नहीं चलती हैं। आरसी चौधरी जी, आप यहाँ पे रंजीता जी के बीच में कुछ बोल रहे थे, कम से कम आप तो ऐसी बात मत कीजिए। आप बीजेपी में जो सवाल उठा रहे हैं कि ये धड़ों में नहीं बटी हुई है और इनके गुट नहीं है, कम से कम आप तो सवाल मत उठाइए। ये रविंद्र जी, मैंने किसी के बीच में व्यवधान नहीं डाला। मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैंने ये प्रश्न उठाया और आपसे उम्मीद करता है, न्यूज 18 राजस्थान से राजस्थान के दर्शक ही उम्मीद करते हैं कि सत्य बताया जाएगा। अरुण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री और प्रभारी हैं राजस्थान के, वो हमारे कहने से कुछ बोलेंगे नहीं। उन्होंने जो बोला, आपने जो छापा वो हमने दिखाया, इसलिए ये कह रहे हैं सामूहिक निर्णय होते हैं। मैं सिर्फ इतनी कहना चाहता हूं राजस्थान की जनता को कि चापलूसी, और बीजेपी को भी कहना चाहता हूं, चापलूसी एक ऐसी क्रीम है,
चापलूसी एक ऐसी क्रीम है जिसमें लगाने वाला निखर जाता है और लगवाने वाला बिखर जाता है। ये कह रहे काम कर रहे हैं, अगर काम करते हैं, अगर सीपी जोशी जी काम करते हैं तो यहाँ पे किरोड़ी मीना जी हैं, राजेंद्र राठौड़ जी हैं, वसुंधरा राजे जी हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, सदैव जनता के बीच में बना देते ना। एक बार हमने कभी नहीं सुना रंजीता कोहली जी को बना देते, बेहतर होता है। ये धौलपुर भरतपुर आते तो है ना कम से कम। सीपी जोशी को तो हमने कभी नहीं सुना, इसलिए क्योंकि सीपी जोशी जी ने देश के प्रधानमंत्री को श्री राम की उपाधि दी। ये चापलूसी भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए घातक है, विपक्ष के लिए घातक है। ये हमारी चिंता है, हमें कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जो नंबर 3 और 4 पे पहुंच गई, हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में दम है तो जनता के मुद्दों ठीक है, ये आपका मत हो सकता है चौधरी साहब, ये आपका मत हो सकता है, लेकिन प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल ये इस वक्त लगातार टीवी स्क्रीन के नीचे चल रहा है। हमने सवाल ये किया था, जरा इसका भी जिक्र कर लेते हैं कि क्या सीपी जोशी को कमान सौंपने से बीजेपी को फायदा होगा प्रदेश में। ये हमारा नहीं है, हमने एक पोल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया तो उसमें हाँ में 67% लोगों ने मत दिया और ना में 33% लोगों ने मत दिया। एक सवाल जल्दी से निरंजन पोद्दार साहब आपसे भी जान लेता हूं, आपने बीजेपी के कैडर की बात की, बीजेपी के संगठन की बात की, कांग्रेस की आपने राजस्थान में बात नहीं की। क्या कांग्रेस में यह स्थिति नहीं है राजस्थान में? देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस के अंदर एक समय हुआ करता था जब सेवा दल हुआ करता था और आम व्यक्ति तक वो पहुंचा हुआ करता था। जैसे मैं अभी आरएसएस के संगठन की बात कर रहा था, लगभग उसी तर्ज के ऊपर सेवा दल हुआ करता था। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों के अंदर हुआ क्या है, पिछले कुछ वर्षों के अंदर कांग्रेस के अंदर एक तो आपने देखा ही होगा कि पिछले 3-4 सालों के अंदर ये जो अभी जो सरकार चली है इसके अंदर किस तरीके से धड़ेबाजी हुई और क्या क्या सारे, मेरे को यहां बोल करके आपका समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है, सबके सामने है। और उसके बाद में रविंद्र जी सबसे बड़ी जो विडंबना ये है कि आज कांग्रेस जिस तरीके से बैकफुट पे, हाँ ये निश्चित रूप से अब जिस तरीके से बजट इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने पेश किया और जो लुभावन जितनी घोषणा की है, चाहे ओपीएस की बात करें, चाहे 50 जिलों की बात करें, तो इससे जरूर थोड़ा सा कांग्रेस के अंदर एक आत्मबल भी आया है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे लगता है कि वो अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, दोस्ती रखिए, दोस्ती रखनी भी चाहिए, लेकिन दोस्ती का मतलब ये नहीं कि एक राजनीतिक विश्लेषक से राजस्थान की जनता जो जिस तरीके से एक लास्ट कमेंट में ले लेता हूं पोद्दार जी, जरा लास्ट में चौधरी साहब आपके पास भी आऊंगा, पहले बीजेपी के दोनों ही मेहमानों से ले लेता हूं। रंजीता कोहली जी बताइए कि वो कौन से मुद्दे होंगे जो 23 में लेकर आप जाएंगे और सीपी जोशी की अगुवाई में आप उनके पीछे रहकर प्रदेश में बीजेपी की सरकार लाने की कोशिश करेंगे। कौन से मुद्दे होंगे? 2-3 मुद्दे बताइए महत्वपूर्ण। रंजीता कोहली जी पहले, फिर ठीक है मनोज जी पहले आप बोल लीजिए। संदीप जी एक मिनट। संदीप शर्मा जी युवाओं के साथ धोखा हुआ शुरू से जो कांग्रेस का, मैं भारतीय जनता पार्टी उन सारे मुद्दों को लेकर चुनाव के बीच में जाएगी जो कांग्रेस ने इन 4 साल में जो कृत्य किए हैं, जिस तरीके से झूठे वादे, झूठी घोषणाएं, 19 जिले, ये सब ऐसे वादे हैं जिनको पूरे राजस्थान की जनता समझ रही है। आज पूरे प्राइवेट डॉक्टर्स नाराज हैं। ठीक है, आपने अगर निरोगी राजस्थान की बात की थी तो आपको सबको साथ लेकर रंजीता कोहली जी, जो संदीप शर्मा ने बताए मुद्दे, इनसे इतर अगर आपकी नजर में कोई मामला जो आप जाएंगे इस बार के चुनाव में लेकर? रंजीता जी। जी हाँ, ये जो बात अभी बताई संदीप शर्मा जी ने, जो मुद्दे बताए, इससे अलग कोई और मुद्दे जिनको लेकर आप सीपी जोशी जी के नेतृत्व में 23 का चुनाव लड़ेंगे? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में टीम वर्क काम करती है और हम सब मिलकर के ही काम करते हैं, तो निश्चित रूप से देखिए कांग्रेस की आप विफलता देखोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी इनकी विफलता गिनाते गिनाते। आप देखिए इन्होंने किसानों के साथ धोखाधड़ी करी है, पेपर लीक कर रहे युवाओं के साथ, महिलाओं को 800 किसानों की हत्या किसने की रंजीता जी? 800 किसानों की हत्या किसने की रंजीता जी? किसने की? दिल्ली को किसानों से किसने रोका? आप बोल रहे हैं कैपिटलिस्ट के घर पे बिल बनाते हैं, लोगों पे थोपते हैं। 800 किसानों की जो हत्या हुई है उनकी बददुआएं लगेगी आपको, उनकी बददुआएं लगेगी आपको। डबल आमदनी कह के खर्चा डबल कर दिया किसानों का, वो पूछेंगे आपसे। रंजीता जी भूल गए आप किस हिसाब से आते थे, कैसे आते थे, कैसे प्रोटोकॉल से आते थे, उन किसानों के बीच से निकलने का साहस नहीं जुटा पाते थे।
आपके नेताओं के कपड़े उतार दिए, भूल गए आप किसानों की बात कर रहे हैं। इस देश के आजाद भारत के अंदर पहली बार किसानों पे जो अत्याचार किया वो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का बेटा किसान पे गाड़ियां चला देता है। मुद्दे से भटक रहे हैं। आरसी चौधरी साहब, एक लास्ट में कमेंट आपसे ले लेता हूँ। आरसी चौधरी साहब, दुष्कर्म के आधी रात चौधरी साहब एक लास्ट कमेंट बता दीजिए, फिर नहीं तो आप कहेंगे कि हमसे ये सवाल नहीं पूछा। आप जरा बता दीजिए, यहाँ तो बीजेपी ने बता दिया कि किन बातों और मुद्दों को लेकर वो जाएंगे। अब आप ये बता दीजिए कि ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको आप चुनाव में लेकर जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि तमाम जो उपलब्धियां हैं, अगर आप कहें कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना देखिए, हो, बहुत लोगों सारे को स्वास्थ्य का अधिकार हो, चाहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे ओपीएस पेंशन योजना हो, चाहे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना हो, चाहे इंदिरा गांधी रसोई योजना हो, चाहे उड़ान योजना हो, तमाम ऐसी योजना है जो राजस्थान चुनाव का माहौल पूरी तरह से बन चुका है, क्योंकि जहां सरकार से जुड़े हुए नेताओं के पास एक लंबी फेहरिस्त है उपलब्धियों की बखान करने की, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के पास भी वो तमाम मुद्दे हैं जिनके सहारे वो चाहेंगे कि 2023 में उनकी पार्टी का कमल खिले। तो फिलहाल हम सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ चर्चा में जुड़े। पोद्दार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब आपका, रंजीता कोहली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और संदीप शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही। नमस्कार।